ओके, तो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ रहा हूँ अभी ट्रिपल आईटी श्री सिटी में सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम देखें बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि कोई भी एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, वो एक मेटल के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। और ये डोनेटिंग एटम्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो आपके एनायंस हो सकते हैं या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर रहे हो। तो अभी अगर हम देखें तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखने होंगे पूरे चैप्टर करने के टाइम। सो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी से। तो अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि NiCO4 ले लिया हमने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये मान लीजिए। तो इसमें क्या है, एक मेटल एटम है जो कि निकेल है और इसको आ रहे हैं 4 कार्बोनिल के एटम जिनके पास होगा लोन पेयर्स जो वो डोनेट करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम बोल देते हैं एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और फिर जो हमारे पास एटम होता है, जो कि हमारे केस में निकेल का एटम है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, इस एटम को हम बोल लेते हैं सेंट्रल एटम या फिर आयन। अब जनरली ये एटम एक मेटल होता है लेकिन ऑलवेज वो एक लुईस एसिड तो पक्का ही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारा होगा ये सेंट्रल एटम, ये होता है एक लुईस एसिड। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं लिगैंड्स के ऊपर। तो लिगैंड्स क्या चीज होती है? लिगैंड्स यही होता है जो ये कार्बोनिल जैसे कनेक्ट हो रहा है ना, वो हो जाता है एक लिगैंड। तो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी कंपाउंड आपको वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो भी एलिमेंट या आयन या फिर मॉलिक्यूल वो लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहे हैं, वो कंपाउंड को हम बोल देंगे लिगैंड। अब लिगैंड भी कई तरह के होते हैं। लिगैंड या तो हो जाते हैं आपके यूनिडेंटेट या फिर आपके हो जाते हैं बाइडेंटेट या फिर एक जनरलाइज्ड वे में हो जाते हैं पॉलीडेंटेट। तो यूनिडेंटेट लिगैंड्स वो लिगैंड्स होते हैं जिन लिगैंड्स में खाली एक ही डोनर एटम होता है। जैसे कि अगर हम मान ले क्लोरीन Cl- को अगर हम ले लें, तो क्लोरीन में क्या है, ये माइनस की वजह से एक लोन पेयर आ गया एक्स्ट्रा, वो डोनेट हो सकता है और खाली यही एक चीज डोनेट हो सकती है। अगर हम अमोनिया ले लें NH3, तो आपको NH3 का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। N क्या है, एक N है, ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर हो जाते हैं आपके 2 लोन पेयर। तो यही एक एटम है N नाइट्रोजन वाला। ये जो एटम है एक ही एटम है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में यूनिडेंटेट लिगैंड्स हो जाएंगे क्योंकि एक ही एटम है जो डोनेट कर सकता है आपको इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कंपाउंड में। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरीन का एग्जाम्पल है, वाटर का एग्जाम्पल है, अमोनिया का एग्जाम्पल है और बहुत सारे होते हैं। लेकिन जनरली क्या है, इन 3 को ही आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि सबसे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही 3 दिखेंगे। फिर हम आते हैं हमारे बाइडेंटेट लिगैंड्स में। तो हमारे बाइडेंटेट लिगैंड्स क्या होंगे, यूनी से ही समझते हैं। अगर यूनी 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम होता है डोनेट करने के लिए, डाइडेंटेट होंगे जिनमें 2 एटम्स होंगे। तो अगर हम ले लें हमारा जैसे ऑक्सिलेट है C2O4, तो ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो वो होता है ऐसे 2 कार्बन होते हैं जिनमें एंड में यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना होता है। पेन नहीं चल रहा मेरा, 1 मिनट। हाँ, ये है, इधर एक ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज के साथ और इधर एक ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज के साथ। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये भी एक डोनेटिंग एटम हो जाएगा
और ये वाला जो है ये भी एक डोनेटिंग एटम हो जाएगा। तो ये देख के आप ये देख सकते हैं कि दो दो डोनेटिंग एटम प्रेजेंट है उसी एक लिगैंड में। तो उस हिसाब से ये बन जाएंगे बाइडेंटेड लिगैंड्स, सॉरी डाइडेंटेड लिगैंड्स। अब डाइडेंटेड के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया स्ट्रक्चर बना के ऑक्सिलेट का, या फिर आप ले सकते हैं इथेन 1,2 डायमाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा एक ऐसे इथेन आएगा नीचे, और इधर एक अमोनिया हो जाएगा, इधर एक अमोनिया, अमाइन मतलब NH2 और आप देख सकते हैं इसमें यहां लोन पेयर बचा रहेगा, इसमें यहां लोन पेयर बचा रहेगा। तो इस पूरे इथेन 1,2 डायमाइन में यहीं पर तो लोन पेयर है, दो दो डोनेटिंग एटम्स हैं आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका डाइडेंटेड लिगैंड्स। अब हम थोड़ा एक और चीज मैं यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा, जो कि है हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड्स कौन से लिगैंड्स होते हैं, ऐसे लिगैंड्स जिनमें दो अलग एलिमेंट्स हैं डोनेट करने के लिए। जैसे अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, NO2 कुछ ऐसा होता है, तो यहां पर भी है। अब ये एक लिगैंड में ऑक्सीजन भी है डोनेट करने के लिए और नाइट्रोजन भी है डोनेट करने के लिए, दो अलग एटम्स हैं सेम लिगैंड में डोनेट करने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट और डाइडेंटेट थोड़े से अलग होते हैं। जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आप इसमें एग्जाम में देखेंगे या जहां पर भी देखेंगे, तो जो डाइडेंटेड लिगैंड्स होते हैं उनमें दो अलग एटम नहीं है। जैसे हमने अगर आपका वो देखा था इथेन 1,2 डायमाइन वाला स्ट्रक्चर, तो उसमें देखिए नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है हर जगह, तो दोनों सेम एलिमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें आपके NO2 में, तो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये दो अलग एलिमेंट्स डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस केस में ये बन जाएंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक क्विकली पॉलीडेंटेट देख लेते हैं, चिलेट देख लेते हैं, फिर लिगैंड्स का वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो अगर अब हम देखें कि हमारे जो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स हैं, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स मतलब उसमें दो से ज्यादा डोनर एटम्स हैं। पॉलीडेंटेड का लिगैंड्स के बेस्ट एग्जांपल है जो आप भी अभी देखोगे बहुत जल्दी, वो है आपका EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट 4- है। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ है ऐसा। अब यहां पर देखिए डायमाइन है तो दो अमाइन होंगे ऐसे, यहां पर एक O- आएगा। अब इस नाइट्रोजन से यहां पर एक O- आएगा, ठीक है। और अगर मैं देखूं इस नाइट्रोजन से एक और O- इधर आएगा डबल बॉन्ड O के साथ। तो आप अभी क्लियरली देख सकते हैं इधर एक इधर भी एक O- आएगा। तो 1 2 3 4 4 तो वैसे ही हो जाएंगे, और काउंटिंग नाइट्रोजन के दो लोन पेयर्स, तो यहां पर टोटल कितने एटम्स है डोनर के लिए, यहां पर हैं 6 पॉसिबल वेज से डोनेशन हो सकता है इधर। तो ये 6 डोनर एटम है। तो अगर पॉलीडेंटेट हो जाएगा और स्पेसिफिक होना है तो ये हेक्साडेंटेट है, ठीक है, हेक्साडेंटेट है। तो अगर मैं यहां पर आपको पॉलीडेंटेट का दिखाऊं, उन्होंने आपको यही दिया है, EDTA है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT ने खुद बोला है, तो ये प्लीज आप याद रखिए। स्ट्रक्चर आपको यहां पर उतनी जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन हो सकता है लेटर ऑन जब आप पॉलीमराइजेशन और ये सब देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है EDTA के स्ट्रक्चर का। तो अगर आप ये नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब हम देखते हैं चेलेट लिगैंड्स। ये एक छोटी सी चीज बची है चेलेट लिगैंड्स। तो चेलेट लिगैंड्स बेसिकली वो लिगैंड्स हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने आपका देखा था इथेन 1,2 डायमाइन, आपको स्ट्रक्चर अगर उसका अब तक याद हो गया होगा, मैंने बहुत बार बना दिया, लेकिन ये है। बाद में यहाँ पर कार्बन के आप 2 सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 उसके सेटिस्फाई कर दीजिए, लोन पेयर बचा, यहाँ एक लोन पेयर बचा। तो इसमें क्या है, ये एक एटम डोनेट कर रहा है, ये एक एटम डोनेट कर रहा है।
तो ये देखिए दो एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा एक चेलेट लिगैंड। अगर आपको अपने इथाइलिन डायमाइन टेट्राऑक्साइड जो कि हमारा EDTA4- है, इसमें भी हमने देखा था कि 6 डोनर एटम थे। अब क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम थे, मतलब ये भी एक चिलेट लिगैंड का ही एग्जाम्पल होगा। तो आप ये याद रखिए कि अगर आपके कंपाउंड में, आपके लिगैंड में दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स हैं, तो वो एक चिलेट लिगैंड का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे, जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल है PTCl6, हम यही ले लेते हैं, PTCl6 2-। तो यहां पर देखिए एक प्लैटिनम है और ये लुइस एसिड है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम होगा। क्लोरीन जो 6 है वो हमारे लिगैंड्स होंगे। तो अब अगर आप देख सकते हैं प्लैटिनम में कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 6 क्लोरीन आ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। प्लैटिनम में आ रहे हैं 6 डोनर एटम्स हैं इस सेंट्रल एटम के पास। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगैंड्स द डोनर एटम्स as the number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded। मतलब मेटल डायरेक्टली कितने डोनर एटम्स से बॉन्ड कर रहा है, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जल्दी से कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो हमने जो ये देखा है, ये पार्ट होता है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिसमें होता है एक सिंपल पार्ट प्लस एक कॉम्प्लेक्स पार्ट। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एक सिंपल पार्ट से बने हुए और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट से बने हुए। अगर यहां पर हम देखें K4FeCN6, तो ये वाला एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, K4FeCN6, तो इसमें क्या है देखिए, एक सिंपल पार्ट है आपका जो कि है आपका ये पोटेशियम K, और ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है FeCN6। वो पूरा आपका क्या है, FeCN6 कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट एक स्पीयर में रहेगा, सिंपल पार्ट एक स्पीयर में रहेगा, और ये पूरा एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होगा। सिंपल पार्ट जो है वो कंपाउंड का, वो सिंपल स्पीयर में होगा, और ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर में। ठीक है, और एक और चीज याद रखिए, जो सिंपल पार्ट होता है आपके कंपाउंड में, उसको हम जनरली बोलते हैं एज काउंटर आयंस। तो हमारे इस एग्जांपल में आप देख सकते थे, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो ये था, हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द कंपाउंड, और उसका जो काउंटर आयन था यानी कि K+ था, वो हमारा काउंटर आयन बन गया, पोटेशियम हमारा काउंटर आयन बन गया है। ओके, बाकी गाइज अगर हम आगे को देखें, जो हमारा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो पॉलीहेड्रन क्या है, एक तरह का शेप है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन वो अरेंजमेंट है स्पेस में, वो अरेंज जिस तरह से ये एटम्स अरेंज होंगे आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, उसको हम उस स्पेस को बेसिकली हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। द अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, अरेंज जिस तरह लिगैंड के एटम्स होते हैं, जब वो आपके सेंट्रल एटम से कैसे डायरेक्टली अटैच होते हैं, वो हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो बेसिकली आप ऐसा याद रखिए, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था शेप, ये उसका इक्विवेलेंट है। तो आपने उसमें पढ़ा था एक ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। उसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अब होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? होमोलेप्टिक मतलब सेम, हमने बचपन से ये पढ़ा है, होमो मतलब सेम। तो होमो
लेप्टिक वाले क्या हो जाएंगे, जिनमें मेटल एक ही तरह के डोनर एटम से बना है, यानी कि जो आपके डोनर एटम्स हैं, आपके जो लिगैंड्स हैं, सारे के सारे लिगैंड्स सेम है, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ पर सारे के सारे क्या है, यहाँ पर सारे के सारे अमोनिया है। और इसी तरह हेट्रो हमने पढ़ा था, हेट्रो बचपन में केमिक मिक्सचर्स में हमने शायद पढ़ा होगा कि हेट्रो मतलब क्या है, अलग अलग, अलग अलग है। तो यहाँ देखिए, उसी में एग्जाम्पल में देखिए, अमोनिया एक है, क्लोरीन एक है, तो ये दो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये बन जाएंगे आपके हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो हम सभी ने पहले पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो अगर रिमूव कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का क्या है, अगर हम कॉम्प्लेक्स में से सारे लिगैंड्स निकाल लें और बैलेंस करने के लिए जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे पड़ता है, वही चार्ज इन अ वे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल, जैसे हम यही वाला ले लेते हैं CuCN4 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ 1 मिनट, और ब्रश थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, हम क्या है, CuCN6 कर रहे हैं ना हम। अब आपको पता है साइनाइड में क्या है, अब ये पूरा 3 माइनस वाले चार्ज के साथ है। ठीक है। अब कॉपर है और साइनाइड है। आप सभी को पता है साइनाइड में खाली एक डोनर एटम होता है, जो कि होता है आपका क्या, नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास होता है लोन पेयर। अब ये डोनेट कर रहा है तो इसका चार्ज होगा माइनस, और 1 ही डोनेट हो पा रहा है तो -1 होगा, है ना। अब ओ सॉरी 4 है, सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन में यहाँ 4 था। एनीवेज, तो -1 है यहाँ पर, और एक साइनाइड एटम में -1 है, तो 4 में कितना होगा, 4 इंटू -1 होगा, है ना, टोटल चार्ज। तो अगर हमको Cu का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम बोलेंगे वो x हम मान लेंगे, प्लस 4 साइनाइड है और एक साइनाइड का होता है -1। ये आपके कंपाउंड पर टोटल चार्ज हुआ है, जो बताता है जो कि है क्या, 3, -3 टू बी स्पेसिफिक। तो x -4 होगा -3। इससे सिंपल सॉल्विंग है, x इज इक्वल टू 4 -3, यानी कि x इज इक्वल टू +1। तो यहां पर आपके कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। देखा आपने, बहुत इजी है कैलकुलेट करने के लिए, और आ जाता है जेईई मेंस पर्टिकुलर साइड में, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में जनरली ऐसे सवाल ज्यादातर मिलते हैं नोमेनक्लेचर के बाद। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आई होप आप लोगों को आ गया हो, इस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नोमेनक्लेचर का एक्चुअली सिंपल सा चीज है, नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर। हम क्या करेंगे, आपका जो भी कंपाउंड होगा, है ना, वो चाहे आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आपके पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सबसे पहले लिखना है पॉजिटिव चार्ज वाले एटम का। अगर वो आपका जैसे मान ले Pt, अब मेरे को एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं ये वाला क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं, तो आप बात देख सकते हो, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लोरीन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर आप क्लोरीन का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है। एक बार आपने अगर अपना वो कर लिया है, अगर आपको अपना पता चल गया कि सबसे पहले आपको लिखना किस चीज के बारे, क्या लिखना है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट के नोमेनक्लेचर में, क्योंकि सिंपल पार्ट तो सिंपल नोमेनक्लेचर होगा, उसका सेम होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट के नोमेनक्लेचर में सबसे पहला प्रायोरिटीज आता है आपके लिगैंड्स को, और एक बार आपने लिगैंड्स को प्रायोरिटी दे दी है, लिगैंड्स को आप लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है, लिगैंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के नाम से पहले आप लिगैंड्स का नाम नेमिंग करेंगे। एक और चीज आपको यहाँ याद रखनी है,
आपके जो भी एनायोनिक लिगैंड्स हैं, एनायोनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, उनका एंड होता है ओ से, यानी कि Cl माइनस हम पता है होता है CHLO RINE, क्लोरीन। हम इसको लिख देंगे क्लोरिडो, Cl माइनस हो जाएगा आपका क्लोरिडो। अब इस हिसाब से आपका क्या होगा, फिर आपका जो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल एटम्स होंगे उनका जनरली हम वही नाम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाते हैं थोड़े से एक्सेप्शंस, जो कि है वाटर, अमोनिया, कार्बोनिल और NO यानी कि नाइट्रोसिल। वाटर के लिए हमेशा आपको लिखना है एक्वा। अमीन NH3 यानी कि अमोनिया के लिए हमेशा आपको लिखना है अमीन। यहाँ पर एक और चीज याद करिए, AMINE जो आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और AMMINE बहुत अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। एक चीज ये वाला जो है आपका आता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये जो चीज है AMM वाली चीज है ये आता है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो हमेशा याद रखना अमीन में AM होता है। CO को हम सिंपली लिख देते हैं कार्बोनिल, और NO को हम सिंपली लिख देते हैं नाइट्रोसिल। अब एक चीज और याद रखिए, अगर आपके लिगैंड्स में नंबरिंग है, जैसे एक हमने लिगैंड बहुत पहले पढ़ा था इथेन 1,2 डायमाइन, हमने पढ़ा था, जिसका स्ट्रक्चर अगर फिर से एक बार आपको याद कराने के लिए हो तो ये वाला था, नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर थे और उसके 2 हाइड्रोजन वाले एटम्स। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके नोमेनक्लेचर में तो ऑलरेडी यहाँ पर नंबरिंग है। तो अब अगर मान लीजिए आपके किसी कंपाउंड में ऐसे 2 या 3 हो, तो आप ये नहीं लिख सकते 2 इथेन 1,2 डायमाइन, क्योंकि हो सकता है आपका जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाए इस नंबरिंग और इस नंबरिंग में। तो जब भी आपके कंपाउंड में ऐसे नंबरिंग हो तो आप लिखेंगे, आप यूज करेंगे एक अलग नोमेनक्लेचर जो है बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, आपका 4th पॉइंट, मोनोडाइट ट्राई ऐसे यूज करने की जगह आप यूज करिए बिस यानी 2, ट्रिस यानी 3, टेट्राकिस यानी 4। ठीक है, अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां तक हमने खत्म कर दिया अपने लिगैंड्स वाला पार्ट। लिगैंड्स वाला पार्ट हमने क्योंकि खत्म कर दिया, तो बच्चा हमारा क्या, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम जो कि जनरली हमारा क्या था, लुईस एसिड था। तो सेंट्रल एटम को अगर आपको नोमेनक्लेचर उसका करना है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, सेंट्रल एटम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम उसमें थोड़े बहुत सवाल करेंगे कि आप कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया था। आपने एक बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया है तो वो आपको क्या करना है, आपको पहले मेटल का नाम लिखना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ओवरऑल आप किसी कॉम्प्लेक्स को कैसे नेम करोगे, जब जितने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, पहले तो आप देखोगे कि वो कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या है, कैटायोनिक है या एनायोनिक है। जो भी पार्ट होगा आपको वैसे भी कैटायोनिक का पार्ट पहले लिखना है। फिर आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले आप लिखोगे लिगैंड का नाम। एक बार आपने लिगैंड का नाम लिख दिया, फिर आप लिखोगे अपने सेंट्रल एटम का नाम। एक बार आपने सेंट्रल एटम लिख दिया, पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि जब आपने पता करा कि आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायोनिक है या एनायोनिक है, तो आप याद रखिए एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें आपका पूरा नोमेनक्लेचर गलत भी हो सकता है। वो ये है कि अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका कैटायोनिक है या एनायोनिक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायोनिक है, जो आपका सेंट्रल एटम है उसका नाम आप वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। अगर वो पॉजिटिव है और मान लो उसमें होता है PT,
तो वो प्लैटिनम ही रहेगा। अगर वो नेगेटिव होता है आपके सेंट्रल एटम, तो उसके सफिक्स में आप ऐड कर दोगे 8, तो ये क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। समझ गए? तो नेगेटिव में आपको ये चीज ऐड करनी है 8 वाली, जो कि यहां पर ऐड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको इस एग्जांपल में देखूं, सॉरी, जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है। आप देख सकते हैं इसमें चार्ज क्या है, -2 का चार्ज है, और सेंट्रल एटम कोबाल्ट है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, कोबाल्ट क्या होगा, एक्चुअली कोबाल्टेट, टेट आ जाएगा, इसमें 8 वाला पार्ट आ जाएगा। अब याद रखिए कि जैसे आपका तो बहुत सिंपल, कोबाल्ट सिंपल है, प्लैटिनम सिंपल है, लेकिन कई एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, Fe, फेरस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरेट। कई जगह हम लैटिन नेम्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं नोमेनक्लेचर के, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर मैं आपको एक और बार उसका समरी दे दूं तो बेसिकली क्या है, आप अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे, उसमें देखोगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ये आपने यहाँ पर एक बार देख लिया कि आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है। आप शुरू करोगे कैटायोनिक पार्ट, आपके पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कैटायोनिक पार्ट का नाम पहले लिखोगे। और कैटायोनिक पार्ट का नाम अगर वो मान लीजिए आपका है क्या, कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका मैं मान रहा हूं कैटायोनिक है, तो आप क्या करोगे, पहले लिगैंड का नाम लिखोगे। लिगैंड में नोमेनक्लेचर है, एक्सेप्शन याद रख लेना कि एक्वा मतलब वाटर का होता है, सीओ का हो जाता है कार्बोनिल। और ये भी याद रख लेना कि अगर नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स हैं वो, यानी कि आपके एनायोनिक लिगैंड्स है, तो उसमें क्या आ जाता है, ओ से एंड हो जाता है, क्लोराइड क्लोरिडो बन जाता है। लिगैंड्स का नाम लिख लिया, फिर आप लिखेंगे अपने सेंट्रल एटम का नाम। अब क्योंकि ये कैटायोनिक है, सेंट्रल एटम का नाम वही रहेगा जो वो ओरिजिनली था। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिख दोगे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दोगे। अगर वो एनायोनिक हो जाएगा, फिर आपने कैटायोनिक पार्ट खत्म कर दिया आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, फिर आप करोगे एनायोनिक पार्ट। अब मैं मान रहा हूं कि आपका कैटायोनिक सिंपल है और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ऑलमोस्ट सब के सब सेम रहेगा। बस आपको ये याद रखना है जो आपके सेंट्रल एटम है उसके नोमेनक्लेचर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अभी अगर मैं आपको यहीं पर एनसीईआरटी के ये 3 एग्जांपल्स दिखाऊं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारा Cr है, वो है हमारा NH3। कितने NH3 है, 3 है। H2O यानी कि वाटर, कितने, 3 है। ये तो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया कंपाउंड का। और क्लोरीन 3 है। तो अगर हम देखें, ये आयोनाइज होगा। अब आयोनाइज होके ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा Cr NH3 3 H2O 3, और क्या चार्ज होगा उसका, 3। क्लोरीन में माइनस होता है तो यहां प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से फॉर्मूला का वो लिखा जाता है, इसीलिए वो ये फॉर्मूला ये देगा। अब देखिए, वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना, और सिमिलरली नाइट्रोजन भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इन दोनों का चार्ज कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 रहेगा। बचा क्या, क्रोमियम। क्रोमियम का चार्ज बेसिकली क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हम मानेंगे X+, क्योंकि 3 एटम्स हैं, 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। और ये कितना होना चाहिए, पूरा ये चार्ज होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। X क्या है, 3 है, तो क्रोमियम का चार्ज कितना है, +3 है। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया क्रोमियम का चार्ज +3 है, और हमने देखा क्लोरीन बना है, और हमने इसको डिसोसिएट करा ताकि हमें इसका चार्ज मिल सके कॉम्प्लेक्स पार्ट का। अब हमें एक बार चार्ज मिल गया, सब मिल गया, अब क्या बचा, अब तो ये सिंपल सा बचा है। सिंपल सा क्या है, सिंपल सा नेमिंग ही बचा है। तो क्या है, मैं अगर आप कंपाउंड यहां से देख लीजिए, या फिर मैं लिख ही देता हूं। कंपाउंड है हमारा कंपाउंड है CrNH3 3H2O 3। मैं क्या करता हूं, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं उस आयोनाइज्ड फॉर्म में।
तो हम सबसे पहले कैटायोनिक पार्ट में लिखेंगे, उसमें भी हम पहले लिगैंड्स लिखेंगे और वो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो ये है AQUA एक्वा, ये है AMM यानी अमाइन। एम पहले आता है क्यू से, तो हम पहले अमोनिया का लिखेंगे। तो अगर हम इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने हैं, 3 अमोनिया है, सो ट्राई अमाइन सबसे पहले ये आएगा। 3 वाटर है, ट्राई एक्वा, ये ट्राई TRI ट्राई। अब हमने हो गया CR, क्या होता है, क्रोमियम होता है, CR क्रोमियम होता है जो कि है CHROMIUM क्रोमियम। बच्चा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था उसका, ऑक्सीडेशन नंबर 3, रोमन नंबर न्यूमरल्स में लिख दो। फिर बचा क्या, जो नेगेटिव पार्ट है कंपाउंड का, ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है, नोमेनक्लेचर कर दिया, ये हो गया क्लोराइड। तो क्विकली आप देख सकते हैं, इसमें मैं क्विकली ऐसे समझा रहा हूं, इतने डेप्थ में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसका नोमेनक्लेचर, जो कि होगा ट्रिस इथेन 1,2 कोबाल्ट सल्फेट। तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर 2 माइनस आएगा तो यहाँ 3 प्लस आएगा। अब 3 प्लस आएगा तो आप देख सकते हैं इसमें तो चार्ज 0 रहता है, क्योंकि ये देखिए ये क्या है आपका CH2 NH2 NH2, ये क्या है आपका, ये है इथेन 1,2 डायमाइन। तो इथेन 1,2 डायमाइन में तो 0 होता है, वो आपका एक न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो पूरा चार्ज आपका कोबाल्ट में होगा। और क्योंकि ये है इथेन 1,2, मैंने बोला था बिस ट्रिस किस टेट्रा किस वाला चलेगा, तो ये रहा आपका ट्रिस इथेन 1,2 कोबाल्ट 3 सल्फेट। आपको अगर थोड़ा और समझना है, आप ये वाला एग्जाम्पल जरूर से अपना देखना। और इसी बहाने अभी क्योंकि आपका नोमेनक्लेचर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हो गया है, मैं आपको यहाँ पर एक ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5.6, 5.7 और 5.5, ये आपको मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर कराना चाहता हूं, क्योंकि ये उतने कॉन्सेप्ट्स के हैं जितने हमने अभी कवर करें। तो पहला क्वेश्चन 5.5 क्या बोलता है, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द मेटल्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। यानी कि आपको इस मेटल जो आपका सेंट्रल मेटल है, इसके आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताने हैं। सेम टू सेम है अभी जितना करा है, तो मैं आपको अगर पहला वाला करके बताऊं, पहला वाला क्या है मेरा, कोबाल्ट है, H2O CN EN 2 प्लस। तो एक चीज आप यहां पर ये याद रखिए कि जो आपका CN है, खाली CN में एक -1 का चार्ज होगा, इसमें 0 का चार्ज होगा, इसमें 0 का चार्ज होगा, ओवरऑल आपको 2 प्लस का चार्ज चाहिए। तो यहां पर कंपाउंड क्या होगा, X + 0 + -1 + 2 × 0 = +2 का चार्ज रहेगा। X - 1 = +2 का चार्ज, मतलब X = +3 का चार्ज। तो इस केस में आपके कोबाल्ट का क्या होगा, सॉरी ये क्या कर गया, इस केस में आपके कोबाल्ट का +3 चार्ज होगा। इसी हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, इसमें PtCl4 Cl4 का -1 होता है, तो ये क्या होगा, X + -1 × 4, क्या होगा ये, X + -1 × 4 होगा -2। अब आप सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा। ये भी एक सिमिलर तरीका है और ये भी एक सिमिलर तरीका है, क्वेश्चन 2 और 5 भी सिमिलर। हम अगर क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 में क्या है, तो आपके क्वेश्चन 4 ये है कि K3FeCN6, अगर मैं इधर आपको बताऊं, ये होगा आपका पेंसिल, K3FeCN 6 CN है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिसोसिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर के उसमें समझाया था, जो हमने एग्जांपल देखा था एनसीईआरटी वाली का, आपको उसी तरह इसे डिसोसिएट करना है। पोटेशियम का तो चार्ज सबको पता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा FeCN6 का ये, और इसका चार्ज होना चाहिए 3-, इसीलिए यहाँ 3 आया है। अब आप इसको देखिए, Cn -1 होता है और इससे आपको खाली Fe का मिल जाएगा जो कि है +3। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज आप क्वेश्चन 3, 2 और 5 करके जरूर देखना।
अब हम आते हैं इसमें आयुपैक। एक पहले हम क्या करते हैं, नेम से कंपाउंड बनाना हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, कंपाउंड से नेम लिखना देखते हैं हम। तो इसमें पहले अगर मैं देखूं CONH36 Cl3, CONH36 ये मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, Cl3 है। अब ये होगा डिसोसिएट, तो ये होगा CONH36 3 माइनस 3 प्लस और Cl माइनस होगा। इससे ये देखिए कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3। 6 अमाइन 6 होता है हेक्स, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, हेक्स अमाइन। हेक्स अमाइन कोबाल्ट, और हम कोबाल्ट ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैटायन है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए 3, बचा क्या क्लोराइड, तो क्लोराइड, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका CONH4Cl NO2Cl, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप देख सकते हैं अमाइन कितने हैं, यहां पर 4 अमाइन है, तो टेट्रा अमाइन। सबसे पहले तो आपको पता है ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारा क्लोरीन है दूसरी तरफ जो कि हमेशा माइनस चार्ज में रहता है। या तो वहां पर क्लोरीन का अगर आप देखें हमेशा माइनस चार्ज पे रहेगा। अमाइन है, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, क्योंकि वो नाइट्रो होता है बट नाइट्रेटो लिखते हैं। एक चीज मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये है आपका एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड अगर आप लोगों को याद है तो वो ये होता है कि जिन लिगैंड्स में 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, तो इन लिगैंड्स में आपको स्पेसिफाई करना होता है उस लिगैंड का नाम लिखने के बाद कि कौन से एलिमेंट से बॉन्डिंग हुआ है। तो यहां पर कौन से एलिमेंट से बॉन्डिंग हुआ है, यहां पर हुआ है N से, नाइट्रो के NO2 के N से बॉन्डिंग हुआ है। अगर मैं आपको आपका एक वो एग्जाम्पल दिखाऊं जो कि है ये वाला Hg, तो यहां देखिए सल्फर से ये थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो क्योंकि ये एक एनायोनिक लिगैंड है, तो इसको हमने S बताया है क्योंकि ये यहां पर एक बाइडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगैंड है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, जो दो डोनर एटम्स हैं, और यहां पर वो S से बॉन्ड हो रहा है, तो हमने S स्पेसिफाई करा है। तो उस कायदे से, उस हिसाब से अगर हम देखें इसमें हमारा N आएगा, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो N, और कोबाल्ट क्योंकि ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो वो 3 आएगा, और क्लोराइड। अब एक और आप देख लीजिए जो कि है ये क्या है आपका, टाइटेनियम है, टाइटेनियम टाइटेनियम ही रहेगा, हेक्स aqua, हेक्स क्योंकि 6 है, और टाइटेनियम का ऑब्वियसली +3 आएगा। एक और एक अगर आप देखें तो ये क्या है, ये गाइस ये है मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन आपको पता है, अमाइन मतलब क्या होता है, अमोनिया, एक हाइड्रोजन की जगह मीथेन आ गया तो वो हो गया NH2CH3, मिथाइल अमाइन। ये एक अमाइन होता है, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है। तो मिथाइल अमाइन को मिथाइल अमाइन ही लिखोगे, METHYL। थोड़ा सा तो क्लियर लिख देता हूं, NH2 को मिथाइल अमाइन ही लिखोगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। तो ये क्या होगा, डायमाइन क्लोरिडो मिथाइल अमाइन प्लैटिनम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर हम इसका निकाल लेंगे चार्ज +2 आएगा, तो +2 क्लोराइड। बाकी एक ये भी याद रखिए जो चीज है EN। EN क्या है, EN आपका है इथेन 1,2 डायमाइन, इसको हम शॉर्ट में EN लिखते हैं। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके कोबाल्ट के 3 लिगैंड्स आए हैं और तीनों के तीनों है इथेन 1,2 डायमाइन। तो ये क्या होगा, क्योंकि 3 है आप यूज करोगे ट्रेस, ट्रेस
इथेन 1,2 डायमाइन, फिर क्या लिखोगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। और हमने कोबाल्ट क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं +3 का चार्ज है, सो दिस इज अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। बाकी ये 6th वाला एक सिंपल क्वेश्चन है, 5th वाला भी एक सिंपल क्वेश्चन है, 9th वाला भी एक सिंपल क्वेश्चन है, और बाकी जो जो आपको याद रखना था मेन चीजें जैसे मीथाइलामाइन हो गया या ईएन को इथेन 1,2 डायमाइन हम लिखते हैं, वही आपको याद रखना है। अब हम एक काम करते हैं, तो मैंने आपको 5.5 सिखा दिया कैसे करना है, 5.7 भी सिखा दिया। अब 5.6 में अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है, आईयूपैक नॉर्म्स में हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आयु बेसिकली ये बोल रहा है, हमने जो रूल्स अभी पढ़े हैं वो रूल्स को दिमाग में रख के जो तुम्हारा नाम है, नाम से अपना कंपाउंड जनरेट करो। हाँ, तो अब हम ये देखें हमारे आईयूपैक नॉर्म्स में, हम पहला देखें टेट्रा हाइड्रो ऑक्सीडो जिंकेट। हाइड्रो ऑक्सीडो जो है वो हमारा होता है OH ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है आपका, OH ग्रुप ये यहां पर होता है आपका हाइड्रो ऑक्सीडो, और क्योंकि टेट्रा है यानी 4 है। जिंक 8 से आपको क्या पता चल रहा है, 8 से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा कॉम्प्लेक्स एक नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो जिंक OH4, अब OH का चार्ज आपको पता है कितना है, 2 है, तो जिंक +2 है, ये -1 होता है इंटू 4 होता है, तो ओवरऑल ये एक -2 वाला कंपाउंड बनेगा। बाकी अगर आप देखें सेकेंड वाला पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो पैलेडेट, पैलेडेट होता है पीडी, पीडी पैलेडेट होगा। और 8 वाले पार्ट से आपको ये पता चल रहा है कि ये एक होगा एक एनायोनिक वाला कॉम्प्लेक्स, तो इसका फॉर्मूला बनेगा K2 पोटेशियम PdCl4, Cl4 क्योंकि टेट्राक्लोरिडो है। फिर डायमाइन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेट्रासाइनिडो निक्लेट, साइनिडो मतलब CN होता है, नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए हमने साइनिडो लिखा है। ठीक है, फिर अगला वाला भी सिंपल है। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पर ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट पता है आपको, C2O4, ट्राई ऑक्सलेटो मतलब 3 होते हैं। अब ब्रोमिडो क्यूपरेट, क्यूपरेट मतलब कॉपर, क्यूपरेट होता है कॉपर, तो इसमें सेंट्रल एटम आपका कॉपर है, 4 ब्रोमाइड है क्योंकि ब्रोमिडो है, तो CuBr4, और इसका चार्ज अगर आप निकालेंगे लॉजिक लगा के, Br का ये -1 है, कॉपर का आप बोल रहे हैं +2 है, ये इसका आएगा चार्ज 2 माइनस। एक आखिरी चीज आपको ये बता दूं, 10th वाला नाइट्रेटो में N है, यानी कि 5 अमाइन है, एक नाइट्रेटो है जो कि है हमारा NO2, और वो बॉन्ड हो रहा है N से, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका NH3, 5 है तो पेंटा, NO2 कोबाल्ट CO, और इसमें चार्ज अगर आप निकालोगे तो इसका चार्ज, अब बहुत सारे बुक्स में इसका चार्ज वो +1 मानते हैं, बहुत सारे बुक्स में 0 मानते हैं, लेकिन NCERT हमेशा +1 फॉलो करता है, तो आप +1 ही फॉलो करिए। तो इसका चार्ज हम मान रहे हैं +1, ओवरऑल आप देख, सॉरी -1, प्लस नहीं -1, इसका चार्ज हो रहा है +3 इन्होंने बोला है, तो ओवरऑल आपके कंपाउंड का चार्ज होगा 2+। तो ये बेसिक एक नेमिंग के नॉर्म्स हैं, क्वेश्चंस हैं। और अब हम अगर आगे का थोड़ा सा देखें, आइसोमराइजेशन वाला पार्ट बचता है, लेकिन आइसोमराइजेशन से मैं आपको एक वार्नर्स वाला पार्ट आपको बता देना है। वार्नर्स वाला पार्ट जो कि था हमारे चैप्टर के स्टार्ट में, एक छोटा सा पार्ट ये है डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये देखिए डबल सॉल्ट क्या है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स और डबल दोनों ऐसे चीजें हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि हमारे 2 से ज्यादा कंपाउंड्स आते हैं और एक स्टॉक के पर्टिकुलर रेशियो में आके वो मिलते हैं। लेकिन चीज याद रखनी है, डबल सॉल्ट को अगर हम पानी में मिला दें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, वो हमें आयोन्स देगा।
लेकिन अगर हम हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है हम उसका ध्यान लें, उसको अगर हम पानी में मिलाएं तो वो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा। अगर आप अपना FeCN6 को पानी में मिलाएंगे आपको Fe और साइनाइड के आयंस नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंस याद रखना है। सिंपल सा डिफरेंस है डबल सॉल्ट और में, और वो डिफरेंस यह है कि डबल सॉल्ट जो है आपका आयोनाइज हो जाता है और आपका जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो आयोनाइज नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं वर्नर्स थियरी पे। तो वर्नर थियरी बेसिकली अल्फ्रेड वर्नर है जिन्होंने पहली बार कोशिश करा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप कैसे बताओगे। उसको बताने का उन्होंने एक थियरी डेवलप करा एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो अगर मैं आपको वो जो थियरी है उसके बेसिक पॉइंट्स बता दूं तो पहला पॉइंट ये है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होंगे दो तरह के वेलेंसीज जो कि है हमेशा आपके प्राइमरी वेलेंसीज और आपके सेकेंडरी वेलेंसीज। प्राइमरी वेलेंसीज वो वेलेंसीज हैं जो जनरली नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होते हैं और ये वेलेंसीज आयोनाइजेबल होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आपके सारे नॉन आयोनाइजेबल जो वैलेंसीज है वो हैं, और सेकेंडरी वैलेंसीज को जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर नेगेटिव आयन्स ही सेटिस्फाई करते हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी खाली नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है, वेरस जो आपका सेकेंडरी है वो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। हर बार आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट, द आयन्स ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट को। तो हमने एक पढ़ा था आपका जो था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन स्पेशियल अरेंजमेंट, जिस तरह आपके आयन्स और ये अरेंज होते हैं, ये अरेंजमेंट जनरली डिफाइन होता है आपके सेकेंडरी वैलेंसी या सेकेंडरी लिंकेजेस से। तो सिंपल सा छोटा सा ये वार्नर थियरी है। और एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कंडक्ट करा था वो करा था इन्होंने इनके ऊपर कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया के बीच में। कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया को उन्होंने मिक्स करा था, और जब उन्होंने ये मिक्स करा था तो उन्हें पता चला कि ये थोड़ा AgCl देता है। EgCl आप सबको पता है सिल्वर क्लोराइड। तो अगर आप देखें कोबाल्ट क्लोराइड 3 और 6NH3 जब उन्होंने यूज करा तो 3 मोल्स आए AgCl2 के, 1 मोल्स का यूज करके। 5NH3 यूज करा तो 2 मोल्स आए। 4NH3 यूज करा 1 मोल आया, यहाँ भी 4। अब यहां देखिए एक ग्रीन था और एक वायलेट था, तो यानी इसका मतलब क्या था कि ये दोनों कंपाउंड्स आपके जो थे ये थे आइसोमर्स। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पहले आप ये देखिए जो 6 ग्रुप्स थे या तो वो फ्लोराइड या अमोनिया या बोथ, ये हमेशा कोबाल्ट आयन पे ही थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो अमोनिया था और ये क्लोराइड था ये हमेशा आपके कोबाल्ट आयन के आस पास ही रहे। और दूसरा चीज उन्होंने बताया कि पहले पढ़ लेते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन टेबल 5.1, जो कि ये है where the atoms within the square brackets form a single entity which does not dissociate under reaction condition। यानी कि क्या है, ये जो बना उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये आगे को डिसोसिएट नहीं हुआ। और ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी है कि वो आगे जाके आयोनाइज नहीं होते हैं। तो इससे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स वाला जो थियरी था जो कि हमने आपको यहां बता दिया, इसका उन्होंने पोस्टुलेट्स अपने प्रपोज करे। तो अगर हम यहां पर देखें आपके एनसीईआरटी के एंडिंग के क्वेश्चंस में आपका दूसरा क्वेश्चन यही बता है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ वार्नर्स पोस्टुलेट। तो आपको क्या याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसीज उन्होंने 2-3 चीजें बताई थी। एक तो उनका ये था कि उन्होंने प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट बताया, जहां प्राइमरी वैलेंसीज आपके सेटिस्फाई करते थे खाली नेगेटिव आयंस
और सेकेंडरी वैलेंसीज न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई कर देते थे। दूसरी चीजें उन्होंने क्या बताई थी, जो आपके सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो आपके कंपाउंड का जियोमेट्रिक शेप डिसाइड करते थे, स्पेशल अरेंजमेंट में वो उसका शेप डिसाइड करते थे, और सेकेंडरी वैलेंसीज हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हुआ करता था। तीसरा बात आपको क्या पता चला था, जो आपके ये बने थे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, टेबल 5.1 में जो आपके कंपाउंड्स ये बने थे ये आगे आयोनाइज नहीं हो रहे थे। तो ये जो कंपाउंड्स डायरेक्टली सेकेंडरी आपके मेटल आयन से थे, यही आपके सेकेंडरी वैलेंसीज थे। प्राइमरी वैलेंसीज तो क्लोरीन वाला था। तो उन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसीज जो है आपके खाली आगे को आयोनाइज नहीं होते, और जो आपके प्राइमरी वैलेंसीज है वो आयोनाइज करके सिंपल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट बना देते हैं आपके कंपाउंड का। अब हम अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन ये है कि FeSO4 solution was mixed with ammonium sulfate solution in 1:2, it gives Fe2 ion, but copper solution mixed with aqueous ammonia यानी कि NH4SO3 in 1:4 does not give a copper ion test। कॉपर आयन, तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि जब आपका फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 आपके अमोनियम सल्फेट से मिला, तो इसमें आपका बना था FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका है मोर सॉल्ट बना था। अब ये एक डबल सॉल्ट है तो ये क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्योंकि ये आयोनाइज हो जाएगा इसीलिए आपको Fe2 के आयन्स मिले थे। अब अगर आप CuSO4 को एक्वस अमोनिया में डालोगे तो इसमें बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बन गया वो पार्ट फर्दर आगे आयोनाइज नहीं हुआ, इसीलिए आपके टेस्ट में Cu+2 के आयन्स नहीं बने थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3 अगर हम देखें, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने देख लिया था, एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिगैंड का हमने पढ़ा दिया था पूरा डेफिनेशन एग्जांपल सहित। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पढ़ लिया था, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक बेसिक डेफिनेशन थे, जहां दोनों में ये इनमें सारे वो सेम थे और इसमें सारे अलग थे। फिर हम आ जाते हैं यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगैंड्स के ऊपर। डाइडेंटेड लिगैंड्स का हमने पढ़ा, यूनी में एक ही डोनर एटम होता है, डाई में 2 होते हैं, और एम्बीडेंटेड लिगैंड्स वो लिगैंड्स है जिनमें 2 अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं। और एग्जांपल्स में मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, क्लोरीन माइनस डाइडेंटेड में ऑक्सीलेट है, एम्बीडेंटेड में आपका NO2 है। तो इस हिसाब से आपका 5.1 से 5.7 आपका क्वेश्चन हो गया है और आपका 30% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है प्रॉपरली।